प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज के मुद्दे में आज हम बात करेंगे बीमारी लाचारी फिर पुलिस का डंडा भारी। तो कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। फिर एक बार हालात लॉकडाउन की तरफ बनते नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत दिखाई दे रही है। ये दहशत सिर्फ कोरोना के बढ़ने और लॉकडाउन के लगने भर की नहीं है, बल्कि पिछले लॉकडाउन में अताई पुलिस वाले की चलाई गई लाठियों और शर्मसार कर देने वाले कारनामों की दहशत भी है। अब जब 13 प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, तब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार पुलिस का तानाशाह रवैया जनता के लिए कितना कष्टकारी होगा। पूरे मामले में ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन की तैयारी, पुलिस का डंडा फिर भारी। जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि पिछले साल लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हमारे देश और प्रदेश की पुलिस ने जिस शिद्दत के साथ सरकारी हुक्म का पालन कराया था और लोगों के साथ इतनी शक्ति से पेश आए थे कि लोगों की रूह कांप गई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने लॉकडाउन का नियम तोड़ा है या फिर किसी की हत्या कर दी है या फिर कोई ऐसा बड़ा अपराध कर दिया है जिसके कारण उन्हें जानवरों की तरह पीटा गया। क्या ऐसी सजा देने का पुलिस को अधिकार है, और अगर है तो ये अधिकार किसने दिया? क्या पुलिस लोगों को सरेराह बेरहमी से पीटने और उनके ठेले पलटाने में अपने आप को बहादुर समझती है और खुद की पीठ थपथपाती रही? अब एक बार फिर लॉकडाउन की आहट ने सबको दहशत जदा कर दिया है। 13 जिलों, जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर तथा मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। गौर से देखिए इस महिला की सिसकियां, बूढ़ी आंखों से छलकता दर्द और दुहाई देती गरीबी। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि जरूरी चीजों, सब्जी आदि का ठेला लगाने का अपराध किया। फिर क्या था? अपनी मित्र पुलिस ने वही किया जो उसे करना आता है। महिलाओं तक को बेरहमी से पीटा गया। सब्जियों के ठेले को पलटकर गरीबों को और गरीब बनाने का प्रयास किया गया, और यह सब होता रहा बड़े जिम्मेदार अधिकारियों की निगहबानी में। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। मध्य प्रदेश के जमाज सिपाही इस युवक को इस तरह से मार रहे हैं कि उसके शरीर में जान ही नहीं बची। कसूर, जी हां, इसका भी कसूर बहुत बड़ा था। इसने भी लॉकडाउन का नियम तोड़ने जैसा महाअपराध कर दिया था और फर्ज की जंजीरों में जकड़ी वर्दी ने मौका नहीं गंवाया और भरपूर सजा मुकर्रर कर दी। अभी कितना बजे मिलेगा? कोई पर्ची नहीं मिला। 1 बज भी सकता है, 2 भी बज सकता है, 4 भी बज सकता है, शाम भी हो सकता है। कोई गारंटी थोड़ी है। पुलिस वाला मार के भगा रहा है, उधर जा रहा है, पीछे आबार इधर आ रहा है, आबार मार रहा है। अभी तो मारा पुलिस। ये देख लो, ये हड्डी में मारा है। बताओ, एक तो पेट में रोटी नहीं जाता, उस पर पीट देता पुलिस वालों। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? मारा मैं कुछ नहीं कर, लाइन में ठहरी थी, पैर में चला नहीं जा रहा। देखें, चोटी खा सकती हैं क्या आप? ये देखो, पैर में से हाथ में देखो गिर गए थे। हाथ में गिर गए थे। मारने का ऑर्डर दिया गया है क्या भैया पुलिस वाले को? पेट में घुसा दिया वो। पेट में घुसा दिया डंडा इधर। बताओ, अभी हाथ में टूट जाएगा, हमने पैसा है कहाँ ले जाएंगे हम इलाज करने? बताओ, आप ही बताओ। मरेंगे नहीं, मेरा बच्चे की क्या दशा हो जाएगा? बहुत अन्याय करता है। पुलिस वाले पीछे से चिल्ला के कहते हैं कि ये भी पूछिए कि क्यों मारा। अगर आप बाइट के बीच में बोलेंगे तो हमको माइक कैमरा घुमाना पड़ेगा आपकी तरफ। आप बताइए, लोग कह रहे हैं कि मारा है उनको पुलिस ने। गलत ये कह रहे हैं कि सर की गलत कह रहे हैं आप। देखो, अभी तो देख रहा है, सारा लोग से पूछो, गलत नहीं बोल रहा है। देखो ना, अब देखो ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। 5 किलो चावल के चक्कर में मैं मार गया।
हालांकि लापरवाही के कारण ही आज संक्रमण बढ़ा है और स्थिति लॉकडाउन तक आ पहुंची है। पुलिस की निरंकुशता एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से बंगाल और असम में चुनावी रैलियों में भारी भीड़ का हुजूम रहा, उससे संक्रमण निश्चित तौर पर बढ़ा। लेकिन इस ओर किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाकर जवाब मांगा है कि बढ़ते मामलों के बाद भी रैलियों पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। लॉकडाउन की दस्तक से ही आम लोगों में पुरानी तस्वीरें कौंधने लगी हैं। अब लोगों को दो बातें ध्यान आ रही हैं, या तो लॉकडाउन में इन बर्बर पुलिसकर्मियों पर अंकुश लगे या फिर सभी घरों में रहें, वरना इस बार जैसे कई गुना अधिक प्रभावी होकर कोरोना ने वापसी की है, कहीं पुलिस वालों में भी कड़ाई से नियमों का पालन कराने का भूत न सवार हो जाए और वो भी कई गुना तेजी से आतताई न हो जाएं। सभी लोग इसकी आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो ये नई गाइडलाइन कौन सी है जो कब जारी हो जाती है किसी को पता नहीं लगता और पुलिस वाले हैवान बन जाते हैं। ये तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। कोरोना काल का जब शुरुआत हुआ वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जब बेरहमी से पुलिस वालों ने लोगों पर जुल्म ढाया, उनके ठेलों को पलटा गया। हमने दिखाया ये तस्वीरें, देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोरोना का आगाज़ हुआ था। उस दौरान कैसे पुलिस वालों ने जुल्म ढाया था, जुल्म की इंतहा की थी, बेरहमी से लोगों को मारा गया था। और तब भी हमने सवाल किया था कि आखिर ये गाइडलाइन कौन सी है, ये कौन सी गाइडलाइन है, कहाँ से जारी होती है, किसके द्वारा जारी होती है, और बेरहमी से पुलिस वाले मारना शुरू कर देते हैं लोगों को। अगर बीमारी है, मैं मानता हूँ कि समाज जो है, समाज को बीमारी से बचाना है, सख्ती बरतनी है, लेकिन ये गाइडलाइन कौन सी जारी कर देती जिसमें पुलिस वाले तमाम अधिकारी जो हैं हैवान बन जाते हैं, बेरहमी से लोगों को मारने लगते हैं। और ताज़ा उदाहरण और ताज़ी तस्वीर जो मध्य प्रदेश से सामने आई वो भी हमने आपको दिखाई। मध्य प्रदेश पर में किस तरह से एक युवक को दो पुलिस वालों ने बेरहमी से मारा है, बेरहमी से युवक को मारा गया है। आपने एक महिला को सुना जिसको पुलिस वालों ने पैरों पे लाठियों से मारा, वो महिला भी रो रही थी। तो ये अब तस्वीरें हैं। क्या आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में लॉकडाउन अगर लगता है तो क्या इस तरह की तस्वीर फिर हमें देखने को मिलेगी? बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शबनम पांडे, बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आकाश मिश्रा, आप प्रवक्ता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश चंद्रवंशी, हमारे स्टेट हेड, इस वक्त भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, आपका स्वागत है। देवेंद्र राय, पूर्व IAS हैं, भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राकेश सिंह यादव, कांग्रेस नेता हैं, इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर ये सज़ा, और जिसे कह सकते हैं तालिबानी सज़ा, हम देख के चले आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखी थी और फिर से जब लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है तो ये सज़ा हम देख रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले सीधे शबनम पांडे के पास चलते हैं। शबनम पांडे, ये तस्वीरें जो हमने कोरोना काल की दिखाई, और फिलहाल जब लॉकडाउन और नाइट लॉकडाउन लग रहा है कई राज्यों में, इस तरह की तस्वीर एक मध्य प्रदेश से भी सामने आ रही है और भी जगहों से भी सामने आ रही है जहां पर पुलिस का बेरहम चेहरा सामने निकले। आखिर ये गाइडलाइन कहां से जारी हो जाती है कि लोगों पर जुल्म ढाया जाता है, लोगों पर को तालिबानी सजा दी जाती है, उन्हें बेरहमी से मारा जाता है? क्या कहेंगी शबनम पांडे? निश्चित तौर पे कोई भी सरकार अपनी जनता के लिए इस तरीके की गाइडलाइन जारी नहीं करती, भले वो भाजपा शासित देश हो या गैर भाजपा शासित प्रदेश हो। किसी भी जगह पे सरकार इस तरह की गाइडलाइन नहीं देती। लेकिन अगर पुलिस के कुछ ऐसे अधिकारी या कर्मचारी इस तरह का रवैया अपनाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। हमने लॉकडाउन के समय में बहुत ही ऐसा चेहरा भी पुलिस का देखा था, मित्र पुलिस का, जो खाना भी बांटती थी, लोगों को यहाँ तक कंधे पे ले जाके उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाती थी, उन्हें तरह तरह के मास्क बांटते हुए उन्हें तरह तरह की तस्वीर भी हमने दिखाई थी। मित्र पुलिस की वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी जो पुलिस वालों ने अच्छा काम किया था, लेकिन वो तस्वीर बहुत ज्यादा थी जहां पर पुलिस ने लोगों को बेरहमी से मारा था, महिलाओं को मारा था और इस तरह
तरह की फिर तस्वीरें अब सामने आने लगी। लेकिन निश्चित तौर पे ऐसे पुलिस वालों पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार कभी भी नहीं कहती कि अपनी जनता को, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो जनता के लिए लगाया गया है, जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। मैं शबनम आपको रोकना चाहूंगा, आपकी बात को मुकम्मल करूंगा, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से कोरोना को लेकर अहम बात कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर बहुत मदद की और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित है। अब आप कल्पना कीजिए कि गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था, पीपीई किट नहीं था। और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए, और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं, और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज़्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है, तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के। लेकिन मैंने पहले कहा, अब हमारे पास व्यवस्थाएं इतनी हो चुकी हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पर विश्वास कीजिए। दूसरी बात है, हमने पिछली बार कोविड का आंकड़ा 10 लाख एक्टिव केसेस से 1.25 लाख तक नीचे लाकर दिखा दिया था। ये जिस रणनीति पर चलते हुए संभव हुआ, वो आज भी उतने ही सटीक है। और मजा देखिए, उस समय सफलता हम ही लोगों ने पाई थी, तब संसाधन भी कम थे। आज तो संसाधन ज्यादा है और अनुभव भी ज्यादा है, और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जो राज्य के तमाम मुख्यमंत्रियों से मुखातिब हो रहे हैं, उन्हें कोरोना के बारे में जो है सलाह दे रहे थे। और एक बहुत अच्छी बात वो कह रहे थे कि हमें इस कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू समझना चाहिए और उसी के नाम से लोगों को बताना भी चाहिए। लेकिन जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, ये कोरोना कर्फ्यू को तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी कौन सा कर्फ्यू समझ लेते हैं, जिसकी वजह से वो ज़बरदस्त तरीके से लोगों को सज़ा देने लग जाते हैं। और हाल फिलहाल ऐसी कुछ तस्वीरें आई हैं, ऐसी कुछ तालिबानी सजाएं दी गई हैं, जो पुलिसकर्मियों के द्वारा सख्ती की बात कही जाती है तमाम मुख्यमंत्रियों की तरफ से, लेकिन ये सख्ती ज़मीन पर कैसे पहुंचती है, उसकी एक तस्वीर इस वक्त हम आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाना चाहते हैं।
स्वच्छ भारत में नंबर 1 रहने वाला शहर इंदौर अब कानून सफाचट करने में नंबर 1 बनना चाहता है, क्योंकि अब इंसाफ एमपी पुलिस के जूते के तल्ले के नीचे है। उनके श्रीमुख से झरते एक से एक प्रयोगधर्मी गालियों में है और मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था उनके लात की बरसात में। इन तस्वीरों से मध्य प्रदेश में मामा के राज की न्यायिक व्यवस्था धन्य हुई। पुलिस की इस तस्वीर को देखकर एक से एक छटे हुए मवाली भी अपने मवालीपन को लेकर श्रद्धा से भर उठे कि हम तो इनके सामने शराफत की मूरत हैं। कम से कम इंसाफ के सिपाही होने का ढोंग तो नहीं करते और जो भी करते हैं रात के अंधेरे में करते हैं और डरते हैं कानून की दफाओं से। यहाँ दिन के उजाले में बीच बाजार बिना चेहरा छुपाए अराजकता का निर्वस्त्र नृत्य जारी था। जो कल पुलिस कर्मचारी परिवार को मारा गया था, उसके परिवार से सबसे मिलने आया हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे इस शर्मनाक घटना मुझे शर्म आ रही है। मुझे बताने में पूरा मोहल्ला यहाँ पे आतंक डर से घर में बैठा हुआ है, क्योंकि उनके घर पे वहाँ पे चौराहे पे तो मारा ही मारा, बच्चे को और बाप को दोनों को मारा। उसके अलावा घर पे उनकी माँ को मारा, अपनी बहू को मारा। अब सुनिए एमपी पुलिस ने इंदौर में किस कारण से मवालियों, गुंडों, शोहदों को अपनी वीरता से शर्मिंदा करने का फैसला किया। घटना इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस वाले रोको टोको अभियान के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने की चेतावनी दे रहे थे। बस फिरोज गांधी नगर मालवा मिल चौराहे पर कृष्णा कुंजीर के मास्क न पहने होने पर पुलिस के 2 वीर जवान कमल प्रजापति और धर्मेंद्र जाट ने मास्क उपयोग के लिए प्रेरित करने में अपनी जान लगा दी। सर मेरे पापा एम्बार में भर्ती है, तो मैं फादर का टिफिन देने जाएगा था एम्बार में, तो मेरा नाक से नीचे था, नाक ढकी नहीं थी मेरी मास्क से। तो इस कारणवश मुझे बोले कि आपको थाने चलना पड़ेगा, तो आपकी नाक ढकी नहीं है तो आपका चालान बनेगा। तो बस मैंने बोला सर अभी मेरे पापा भर्ती है एम्बार में, तो अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं उनका टिफिन देने जा रही हूँ सर, इसलिए मुझे इतना माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं उनके हाथ पाँव जोड़ के मैंने माफ़ी मांगी, उसके बाद भी वो मुझे माने नहीं। वो ऐसे बेरहमी से मुझे मारने लग गए, पीटने लग गए कि जैसे कोई इंसान, जैसे कोई जानवर को भी नहीं मारता है। रहम की भीख मांगते मासूम बेटे के सामने उसके पिता की लात घूंसों से पिटाई कर उसकी मासूमियत पर चोट की गई। पापा मेरे जा रहे थे तो पुलिस वाले ने मेरे पापा को पकड़ लिया। तो पुलिस अंकल कहते कहते लड़खड़ा कर पुलिस वाले के नाम से संबोधन परिवर्तन का अर्थ समझते हैं आप? अब मासूम के मन में पुलिस के लिए सम्मान मिट चुका है, मिट चुकी है पुलिस के अच्छे लिटिल सिंघम होने की धारणा, और भविष्य में यही विचारधारा उसके मानसिकता पर विपरीत प्रभाव डालेगी। बना हुआ है, तो मैं आज मुख्यमंत्री निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा भय का माहौल पहले इंदौर में कोरोना से भय का माहौल में, उसके अलावा नगर निगम में जो कर्मचारी पीली गाड़ी की गैंग हर गली मोहल्ले में घूम रही है, आम जनता को परेशान कर रही है, दुकानें सील कर रही है, उनके ढेले पलटाए जा रहे हैं, उनको आम जनता को मारा जा रहा है। उसके बाद पुलिस वाले मार रहे हैं, हर आदमी आम जनता को मार रहा है, कोरोना की महामारी से पहले ही मर रहे हैं। बेरहमी से मार दिया तो उसका रहम नहीं है। हमको 15 मिनट बाद खबर लगी, किसी ने छुड़ाया नहीं है। 15 मिनट बाद हम नहीं जाते तो मेरा बेटा कल फांसी लग गई थी, गले में काले धागे थे, उनने काले धागे पकड़ लिया और फांसी लगवाने को सोची, तो उतने में हम पहुंचे 2 लारी। मास्क न लगाने पर हुई पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी पीड़ित के आपराधिक रिकॉर्ड निकालकर टेबल के नीचे अपना मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने के बजाय एसपी ऑफिस में अटैच कर अपने देशभक्ति, जनसेवा का कर्तव्य पूरा कर लिया। पुलिस जो है परदेशीपुरा की पुलिस जो है इसमें कर रही थी रोको टोको अभियान के तहत, और इसमें जो एक आदमी है ये आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके जो है 2 मामले इस पे कायम है, एक तो चाकूबाजी का और दूसरा जो है अवैध वसूली का। इसके अलावा ये स्मैक पीने का आदी है। जब पुलिस ने इसको रोका तो इसने पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी, तो फिर ये घटना हुई। इसलिए इनको सस्पेंड करके और एसपी ऑफिस अटैच किया गया है और इसमें जो सीएसपी परदेशीपुरा है इनको प्राथमिक जांच सौंपी गई है।
पुलिस के आला अधिकारी पीड़ित को स्मैक का नशाखोर बताते हुए उसके पुराने अपराधों को खुद के बचाव में इस्तेमाल कर खाकी पर लगे दाग को धोने की कोशिश कर रहे हैं, पर खाकी पर ऐसे दाग लगे हैं जो ना तो अच्छे हैं और ना ही किसी एक्सल से धोने पर मिटेंगे। इंदौर से गणेश तिवारी के साथ स्पेशल डेस्क भोपाल के न्यूज़ इंडिया। तो ये तस्वीरें डराने वाली हैं, ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। कोरोना की गाइडलाइन जैसे ही जारी हुई है लॉकडाउन की, वैसे ही ये तस्वीरों का भी आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। जिस तरह से हमने पहले तस्वीरें आते हुए देखी और थोड़ी देर पहले वो पुरानी तस्वीरें हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाई, लेकिन फिर से एक बार फिर से वो सिलसिला जारी हो गया है। खाकी अपने रौद्र रूप में आ चुकी है और लोगों पर सितम ढाना शुरू कर रही है। शबनम पांडे भी हमारे साथ है। शबनम पांडे, आपने बताया हमने मित्र पुलिस का भी चेहरा दिखाया था कोरोना काल में, लेकिन मध्य प्रदेश से बिल्कुल ताज़ा तरीन तस्वीरें आई हैं जो इस वक्त हमने रिपोर्ट के माध्यम से दिखाई भी दर्शकों को। किस तरह से सड़क पर एक युवक पर 2 पुलिस वाले चढ़े हुए हैं, उसको मार रहे हैं। बच्चा कह रहा है प्लीज़ छोड़ दो, लेकिन ये पुलिस वाले हैं कि सरेआम तालिबानी सज़ा देने पर तुले हुए हैं। क्या कहें? ऐसी किसी भी घटना की ना हमारी सरकार ना हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है और इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आपने कई बार उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे पुलिस वालों पे कड़ी कार्रवाई की और बार बार चेतावनी दी है कि इस तरह की कार्रवाई या लापरवाही नौकरी के प्रति करते हुए किसी का सम्मान रास्ता दिखाया जाएगा। और फिर दूसरी बात देखिए, लेकिन इस तरह का अमानवीय चेहरा हम आए दिन निश्चित तौर पे देखते हैं। महाराष्ट्र में देखिए मनसुख हिरेन की किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस का चेहरा किस तरीके का दिया, जो चोर डकैतों का चेहरा होता है वो पुलिस उस तरीके का काम करते दिखे। पर ऐसे पुलिस अधिकारियों को बाहर का रास्ता निश्चित तौर पे दिखाना चाहिए, इन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमा में जी तोड़ मेहनत। ठीक है, मैं आऊँगा शबनम पांडे जी। हमारे साथ भोपाल से अवधेश चंद्रवंशी भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि अवधेश, जो रिपोर्ट आपकी हमने देखी, जिस तरह से बेरहमी से 2 पुलिस वाले जो हैं वो मार रहे थे एक युवक को, मैं चाहूँगा कि इस खबर को बताएं और क्या अब इस तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश में आम हो चली हैं क्या? जी बिल्कुल, हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में सबसे अधिक मामला कोविड का सामने आ रहा है। अब इसके चलते प्रशासन वहां पर काफी सख्त रवैया भी अपना रहा है। बीते दिनों अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम से भी कई ऐसी ही तस्वीरें निकल करके सामने आई कि आम लोगों के ठेले पलट दिए जाते हैं, उनको कोई नोटिस नहीं दिया जाता, कोई चीजें बताई नहीं जाती हैं और अचानक से प्रशासन की टीम आती है, ठेला पूरा पलट देती है। कुछ इसी तरीके से अब ये चालानी कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसी चालानी कार्रवाई में कई बार ऐसा होता है कि आम आदमी किसी तरीके से किसी वजह से जा रहा है, पहले उसकी स्थिति या परिस्थिति को न देखते हुए प्रशासन उन पर कई बार सख्त रवैया अपना लेती है। जैसे इस घटना का ही हम जिक्र करें तो ये इंदौर की जो घटना है, यहाँ पर पीड़ित के कथनानुसार उसके पिताजी यानी कि उसके पापा जो है भर्ती थे, किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे और वह एक ऑटो चालक है। अपने ऑटो से अपने बच्चे को लेकर के दादाजी को मिलवाने के लिए जा रहा था और खाना लेकर के जा रहा था। अब उस दौरान पुलिस वालों ने उसको देखा कि शायद उसने मास्क नहीं लगाया था या गलत तरीके से लगाया था, लेकिन वही जिसके चलते उसकी जो है कुटाई कर दी गई और पुलिस वालों ने मतलब जी जान लगा दिया उसको कोरोना प्रोटोकॉल समझाने में, और किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल समझाया वो सबके सामने है। पुलिस बात करें तो पुलिस इस पर भी अपना जो है बता रही है। पुलिस का ये कहना है, पुलिस के आला अधिकारियों का ये कहना है कि इस पर ये जो है एक आदतन अपराधी है और इस पर 2 मामले दर्ज हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप 2 मामले दर्ज हैं भी तो राह चलते आप किसी को ऐसे इस तरीके से उठाना, अब ये एक तरीके से देखिए, हम वहां पर अगर लोगों की बात करें तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं
उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कोविड मतलब इसको मास्क को लेकर के ही इस घटना की पूरी शुरुआत हुई थी। हालांकि अब प्रशासन के हाथ में है, वह उसके पुराने अपराधों को निकाल रही है और उसके पुराने अपराधों को अपने बचाव में इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरीके की घटना नहीं, बिल्कुल साफ तौर पर नहीं होना चाहिए। हमें लोगों को समझाना है, निश्चित तौर पर समझाना है, प्रशासन की ड्यूटी है, शासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरीके से समझाना और इस तरीके से उसके लिए अलग एक तरीके का असमंजस पैदा करना अलग बड़ी बात अवधेश आपने कही कि हमें लोगों को समझाना है लेकिन लाठी से नहीं समझाना है। ये बात पुलिसकर्मियों को ध्यान रखने की जरूरत है, ये बात प्रशासन को समझने की जरूरत है। आकाश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप प्रवक्ता आकाश मिश्रा जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी मेरी आवाज जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, 30 सेकंड्स का एटलीस्ट। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जिस हम महामारी की बात कर रहे हैं उस महामारी के दौर में हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बंगाल में जाकर प्रचार कर रहे हैं और ये जो पुलिस वाले जनता के ऊपर बर्बरता कर रहे हैं और मोदी जी आज तरह तरह के भाषण दे रहे हैं। आप ये बताइए, मोदी जी ने ही नारा दिया था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और वहां जाकर भाषण में कहते हैं कि देखिए कितनी भीड़ आई है और भीड़ देखिए पीछे तक, जहां तक देख सकते हैं वहां भीड़ है, वहां कोई मास्क नहीं पहने हैं। आपसे मैं बड़े ही निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि ये भी आपको देखना पड़ेगा, और वो चाहे टीएमसी, आप बंगाल के चुनाव में देखिए, टीएमसी के भी रोड शोज में, टीएमसी के भी रैली में यही हो रहा है। और कितने लोग, अब लखनऊ के आंकड़ों पे अगर आप आते हैं तो आप समझिए लखनऊ में महामारी एकदम बुरा हाल ले चुकी है, ऑलरेडी ले चुकी है, जहां पर आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। आज टोकन लेना पड़ रहा है मरगट पर। आज कितनी जो है एम्बुलेंसेज वहां खड़ी हुई है जो आंकड़े हमसे आंख से छुपाए जा रहे हैं। और जहां तक जिस हादसे की आप बात कर रहे हैं, ठीक है आकाश मिश्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास। फिलहाल राकेश सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए, वक्त की थोड़ी सी कमी। राकेश सिंह यादव जी, आप क्या कहेंगे इस तरह से पुलिस का जो बर्बर चेहरा कोरोना कर्फ्यू में या यूं कहें कि लॉकडाउन में दिखाई पड़ता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में आई है उसके बाद से जो परिस्थिति कोरोना काल में बनी, वो सब पूरी जनता ने, प्रदेश के लोगों ने देखा कि किस तरीके से फल से कोरोना फैलता था, सब्जी से कोरोना फैलता था, दूध से कोरोना फैलता था। ये सब कुछ बंद कर दिया गया है। जो इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजें थी वो 2-3 महीने उस समय बंद रखी गई। सेकंड फेज जब कोरोना का आया, नई नई गाइडलाइन जारी हो जाती है, लेकिन कोई योजना शिवराज सरकार ने स्थायी योजना नहीं बनाई जिससे कि कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलती। जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जो इंदौर पुलिस की बात कर रहे हैं, इंदौर पुलिस का पहला इतिहास नहीं है, सैकड़ों ऐसे इतिहास। इंदौर पुलिस आज तक कभी कोई अच्छे कामों में प्रसिद्ध नहीं हुई है, इसी तरह के कामों में प्रसिद्ध हुई है। उसकी वजह यह है कि इंदौर पुलिस के अंदर भी एक माफिया पुलिस है जो सालों से इंदौर में अनेक थानों पे सालों से जमे हुए हैं। अभी तक ना तो उनके कभी ट्रांसफर हुए ना कभी हटे हैं। एक जवान, एक हेड कांस्टेबल की जो तनख्वाह होती है उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित करके वो थाने के थानेदार बने हुए हैं। ऐसे लोग ऐसा समय आने पर जब कोरोना प्रोटोकॉल लागू करना है या अन्य कोई नियम लागू करना है, कोरोना कर्फ्यू लागू करना है, इन लोगों के लिए दीपावली का सीजन आ जाता है। प्रशासन के अधिकारियों के लिए, पुलिस के अधिकारियों के लिए, निगम की एक पीली गैंग के लिए, जिन जिन से दुश्मनी निकालना है, जिन लोगों को प्रताड़ित करना है, उनको टारगेट करके, पुलिस हो, नगर निगम हो या प्रशासन हो, वो बिल्कुल टारगेट करके काम करता है। उनको कोई मतलब नहीं है कोरोना प्रोटोकॉल से, कोई मतलब नहीं है, टारगेट करके काम करता है। राकेश सिंह जी, आपकी बात आ गई। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र राय जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व IAS हैं, भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र राय जी, पुलिस के इस तरह से काम करने के तरीके को, आप भी अधिकारी रहे हैं, चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर देखा है। हम देखते हैं कि मुख्यमंत्रियों की तरफ से जब ये बात कही जाती है कि भाई सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराना है, तो ये अधिकारी क्या सख्ती को कुछ और समझ जाते हैं कि लाठियां बरसाने लगते हैं? आखिर ये गाइडलाइन कहां से जारी हो जाती है? देवेंद्र राय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो शायद देवेंद्र राय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा कि उनकी आवाज को ठीक किया जाए ताकि उनसे सवाल लिया जाए। फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज के मुद्दे की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सीधे आपको लेके चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गवर्नर साहब के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऑल पार्टी मीटिंग, राज्य तो सबसे पहले कर लें, राज्य ऑल पार्टी मीटिंग करें और ऑल पार्टी मीटिंग करके एक एक्शनेबल पॉइंट तय करें। फिर मेरा आग्रह है कि गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री मिलकर के जितने भी इलेक्टेड लोग हैं उनका वर्चुअल वेबिनार करें। पहले अर्बन बॉडीज का करें, फिर रूरल बॉडीज का करें, जितने लोग चुन करके आए हैं उनसे करें और उनके सामने सभी आपके असेंबली में जो जीत करके लोग आए हैं उसके जो फ्लोर लीडर हैं सब संबोधित करें। तो एक पॉजिटिव मैसेज अपने आप शुरू हो जाएगा कि भाई इसमें राजनीति नहीं करनी है, सबने मिल करके करना है। तो मैं समझता हूँ एक तो ये प्रयास करना चाहिए। दूसरा, गवर्नर साहब के नेतृत्व में, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत काम रहते हैं, लेकिन गवर्नर साहब के नेतृत्व में एक आध समिट, बड़ा वेबिनार भी किया जाए और जो शहर हो वहाँ पर लोकल हो तो सभी धार्मिक नेताओं को बुला करके एक समिट हो जाए और बाकी लोगों को वर्चुअल जोड़ा जाए। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं एक आध समिट उनका कर लिया जाए। जो सेलिब्रिटीज हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, उनको एक बार कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि ये गवर्नर के माध्यम से इस प्रकार के लगातार भिन्न भिन्न समाजों के लोगों को जोड़ने का एक मूवमेंट चलाया जाए और यही बात कि भाई आप इन प्रोटोकॉल का फॉलो कीजिए, टेस्टिंग पर बल दीजिए। हमारा क्या हुआ है, हम एकदम टेस्टिंग भूल करके वैक्सीन पर चले गए। वैक्सीन जैसे जैसे प्रोडक्ट होगी, जैसे जैसे पहुंचेगी। हमने लड़ाई जीती थी बिना वैक्सीन को। वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी वो भी भरोसा नहीं था, तब हम लड़ाई जीते। तो आज हमें इस प्रकार से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को भयभीत होने नहीं देना है। अगर हम जिस तरीके से लड़ाई को लड़े थे उसी तरीके से लड़ाई को जीत सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, पूरे परिवार लेपट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण जो मुझे नजर आता है, फिर भी आप लोग इसको वेरीफाई कीजिए। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं किसी चीज का, मैं सिर्फ अपना ध्यान आकर्षित करता हूं कि एसिम्प्टोमेटिक कारणों से शुरू में परिवार में ये फैल जाता है, फिर अचानक परिवार में जो पहले से बीमार व्यक्ति है या कुछ कठिनाई वाला है वो एकदम से नए संकट में आ जाता है, फिर पूरा परिवार संकट में आ जाता है। और इसलिए मेरा आग्रह है, प्रोएक्टिवली हमने टेस्टिंग पर बल देना होगा। हमारे पास व्यवस्थाएं हैं,
हिंदुस्तान के हर जिले में लैब बन चुकी हैं। एक लैब से शुरू किया था हमने, आज हर जिले में लैब पहुंच गई है, और हम इस चीज़ को बल ना दे तो कैसे होगा। इसलिए मेरा आग्रह है, जहां तक राजनीति करना न करने का सवाल है, मैं तो डे वन से देख रहा हूं, भांति भांति के बयानों को झेल रहा हूं, लेकिन मैं कभी मुंह खोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं ये हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करना पवित्र हमारा जिम्मेवारी है। हमें ईश्वर ने इस समय ये कठिन परिस्थिति में सेवा करने का जिम्मा दिया है, हमने इसको निभाना है। जो राजनीति करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन हम सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य के सभी दलों को बुला करके, सभी प्रकार के लोगों को साथ रख करके अपने राज्य में स्थिति को बदलने के लिए आगे आएंगे। मुझे पक्का विश्वास है इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे। फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। ये इस विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए जी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको जुकाम की दवा ले ली और बाहर बारिश आ रही है, आप कहें मैं छाते का उपयोग नहीं करूंगा, ये नहीं चल सकता है। आपको अगर जुकाम हुआ है, दवाई ली है, ठीक हुए, तो भी अगर बारिश आ रही है तो आपको छाता रखना ही पड़ेगा, रेनकोट पहनना ही पड़ेगा। वैसा ही ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है जैसे हर प्रोटोकॉल में फॉलो करते हैं, इसको भी करना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि जैसे हमने पिछली बार कोरोना को नियंत्रित किया था, वैसे ही हम इस बार भी कर लेंगे, मेरा पक्का विश्वास है। और मेरा आप पर भरोसा है, आप अगर इनिशिएटिव लेंगे, चिंता करेंगे और फोकस टेस्टिंग पे कीजिए। वैक्सीनेशन की व्यवस्था एक लंबे कालखंड के लिए है, जो निरंतर चलानी होगी, वो चलाते रहेंगे। आज बल हम इस पर दें, और जो एक टीका उत्सव एक ब्रेक थ्रू करने के लिए तय किया है, उस टीका उत्सव पर हम एक नई सफलता प्राप्त करें। एक नया विश्वास पैदा करने के लिए एक छोटा सा अवसर काम आ सकता है। मैं फिर एक बार आपके सुझावों की प्रतीक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मैं अब सभी का धन्यवाद कर तो दवाई भी और कड़ाई भी, ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुखातिब हो रहे थे, उनसे सलाह भी मांग रहे थे, और किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है इस कोरोना काल में, वो भी साफ तौर पे बता रहे थे। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं वो विषय किस तरह से गरीबों के सब्जी के ठेले पुलिस वालों ने पलटे, वो तस्वीरें, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। खासकर लॉकडाउन में जिस तरह की पुलिस कर्मियों के द्वारा सख्ती की जाती है। हमारे साथ देवेंद्र राय जुड़े हुए हैं। देवेंद्र राय जी, आखिर ये स्थिति कैसे बन जाती है कि सख्ती की बात तो कही जाती है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन आखिर ये अधिकारी क्या समझ लेते हैं? आप भी सिस्टम में रहे, सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इतने जालिम पुलिस वाले कैसे हो जाते हैं कि लोगों पर बर्बर तरीके से लाठी बरसाने लग जाते हैं? हमने तमाम तस्वीरें दिखाई, आपने शायद देखी भी होंगी, कोरोना काल के आगाज़ से लेकर, और अब फिर से जब लॉकडाउन लग रहा है तो उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर पुलिस वाले जो है सरेराह सरेआम पीट रहे हैं। हाँ, तो मैं बताऊं कि इसमें दो तीन बातें शुरू से सोचना पड़ेगा। एक साल के अनुभव के बाद भी जब सब दुनिया में हल्ला हो रहा था और विदेशों में ये कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी, तब मध्य प्रदेश में इससे लहर से निपटने की तैयारी उतनी गंभीरता से नहीं की गई। तो गंभीरता का ये जो भाव टॉप पर था, उच्च स्तर पर था, पॉलिटिकल लेवल पे था, वही स्थिति अब ग्राउंड लेवल पे दिखाई दे रही है। पिछले साल जो कलेक्टर लोग कोरोना के नाम से बहुत चमकते थे और बहुत भागदौड़ करते थे, अब उस प्रकार की भावना नहीं दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप लॉकडाउन लगाते हैं या कोई भी प्रकार का प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी करते हैं कि लोग इकट्ठा नहीं होंगे, लोग घर से नहीं निकलेंगे, बाजार नहीं खुलेगा, रेस्टोरेंट बंद होगा, दुकानें बंद होंगी, तब उसके लिए पहले से आपको योजना बनाकर जिला स्तर पर अपने अमले को प्रशिक्षित करना चाहिए कि भाई किन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना। और ऐसा नहीं कि हर आदमी के को डंडा मार के या उसका ठेला पलटा के ही कड़ाई की जाती है। कड़ाई के और तरीके भी होते हैं। यह देखा गया है कि बहुत सारे लोग, कई लोग डॉक्टर के नाम पर, कोई लोग नेतागिरी के नाम पर, कई लोग प्रेस के नाम पर ये लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, परंतु तो आम जनता के लिए तो इसने दुनिया में देखा कि लोगों ने लॉकडाउन को लेकर कहीं पे मोहब्बत से समझाया गया तो कहीं पर
पेनल्टी के माध्यम से सजाया गया, लेकिन भारत में हमने ऐसा देखा कि लाठी मार मार के लोगों को समझाया गया। लाठी मारने से आप एक ही स्थान पे लाठी मारेंगे, भोपाल जैसे बड़े शहर में या इंदौर जैसे बड़े शहर में एक ऑटो वाले को आपने मार लिया, उससे पूरे समाज में कड़ाई का संदेश नहीं जाता। और मैं बताऊं पुलिस की बर्बरता का कारण क्या है कि हम लोग आज भी अंग्रेजों वाले पुलिस के युग में रह रहे हैं। हिंदुस्तान आजाद हो गया है, अब हर व्यक्ति बराबर है। जो पहले पुलिस वाले 8वीं पास भर्ती होते थे, अब पुलिस वाले एमए, एमएससी, बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग पास पुलिस वाले भर्ती हो रहे हैं, कंप्यूटर ट्रेंड पुलिस कर्मी भर्ती हो रहे हैं। तो उनके अंदर वो संवेदनशीलता क्यों नहीं आई? क्यों 5-5 साल की नौकरी के बाद, 10-10 साल की नौकरी के बाद भी पुलिस वाले आम जनता के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं? और दूसरा, इस पर्टिकुलर केस में यदि वो आतंक अपराधी था तो आपने उसको जेल के सलाखों के पीछे बंद क्यों नहीं किया था? और यदि वो ऑटो चलाकर अपने घर वालों को पेट भर रहा था तो इन 2 अपराधों की याद आपको तब ही क्यों आई जब मीडिया ने इसको उछाल दिया? और यूपी का जो हमने केस देखा था ठेले की पूरी सब्जी पलटाते हुए आज से 6 महीने पहले, तो ये पुलिस को कोई ट्रेनिंग दी नहीं गई है। पुलिस को मानवता सिखाने की बहुत जरूरत है। किसके साथ कड़ाई करना, किसको कैसे समझाना, किसको कैसे डील करना। आप यदि मैं या आप यदि आप चले जाए किसी पुलिस वाले से उलझ जाए या कुछ हो, और यदि परिचय आपका नहीं जानता हो, तो वो आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसने रिक्शे वाले के साथ व्यवहार किया। परंतु जब भी वो जान जाएगा कि ये नेता है या ये पत्रकार है या अधिकारी है या कोई वीआईपी है, तो उसका व्यवहार बदल जाएगा। तो ये पक्षपात, ये हमको इनकी ट्रेनिंग बहुत खराब रही है। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में तो अब ये है जनता को उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जो आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जो ठीक है शबनम पांडे जी, हमने सुना देवेंद्र राय जी जो बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जिसे कह सकते हैं आप ही की पार्टी सत्ता में है, जो बात कही जा रही है कि पुलिस वालों को सही तरह से समझाया नहीं जाता। सरकार क्या सही तरह से प्रशासनिक अमले को समझा नहीं पा रही है, या प्रशासनिक अमला समझना ही नहीं चाहता है, जिसकी वजह से ये तस्वीर देखने को मिलती है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तमाम पार्टियां वहां पे कूदती हैं उसी चुनावी दंगल में। वहां पर भी गाइडलाइन लागू है, लेकिन कोई गाइडलाइन वहां पे फॉलो नहीं की जाती है और ना वहां पे लाठियां चलती हैं। लेकिन सड़क पर अगर कोई निकल जाता है तो पेनल्टी लगाने की बजाय उसको कूट दिया जाता है। शबनम कहूंगी कि ये नाइंसाफी होगा कि हम किसी एक प्रदेश को लेके इस बात पर चर्चा करें और किसी एक प्रदेश के पुलिस पे चर्चा करें। ये चेहरा जो है, ये चेहरा आप महाराष्ट्र में भी देखेंगे, राजस्थान में भी देखेंगे, और किसी एक राजनीतिक पार्टी को इसमें लपेटने की कोशिश। तमाम राजनीतिक पार्टियों का जिक्र इसीलिए मैंने किया कि चुनावी दंगल में भी तमाम राजनीतिक पार्टियां कूदती हैं। लेकिन अगर हम खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, और जिस तरह से मध्य प्रदेश से तस्वीर बिल्कुल ताजा तस्वीर आई है, लिहाजा हम उस विषय पे बात कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी भी प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई अगर पुलिस करती है, उसका कहीं से ना मैं समर्थन करती हूँ, ना मेरी सरकार समर्थन करती है, ना मेरी पार्टी समर्थन करती है। और मुझे लगता है कि ऐसे अमानवीय चेहरे का समर्थन मुझे लगता है कोई भी नहीं करेगा। लेकिन इसको अगर राजनीतिक रूप देना चाहें कि चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है, सभी राजनीतिक दल जो यहाँ उसके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं वो सभी के दल चुनाव में जाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं। और पुलिस प्रशासन जिस तरीके का अगर रवैया करता है तो ये हर प्रदेश में देखने को आता है, और इससे इस पर कड़ी कार्रवाई वहाँ की हर जिस भी प्रदेश में होता है उस प्रदेश की सरकार को निश्चित तौर पे करना चाहिए। और ये तू मैं की लड़ाई इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा चेहरा पुलिस के देखने के लिए हम हमेशा मित्र पुलिस की सोच रखते हैं और मित्र पुलिस की व्यवस्था रखते हैं। पर अगर उनमें कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी अपने पावर का बेजा इस्तेमाल करता तो निश्चित तो क्या कार्रवाई थी शबनम पांडे जी? अगर इस तरह का कृत्य पुलिस वाले करते हैं, सरेआम लोगों पर लाठियां बरसाते हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो होती नजर नहीं आती। किस तरह कार्रवाई तो होनी चाहिए। और ये तस्वीरें कोई पहली बार नहीं है जो मध्य प्रदेश से आ रही हैं। पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने इस तरह की तस्वीरें तमाम राज्यों से देखी हैं। निश्चित तौर पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। और देखिए, सबसे पहली बात है कि हमने ये भी देखा है कि पुलिस अधिकारी
हैंड स्पीकर लेके तमाम मोहल्ले में जाते हैं, लोगों को लॉकडाउन की व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं, तमाम टीवी चैनल्स बताते हैं, और हमें उस सख्ती को निश्चित तौर पे अपनाना चाहिए, क्योंकि जो भी सख्ती लॉकडाउन को जारी करने के लिए प्रशासन करती है वो हमारे ही स्वास्थ्य के लिए करती है, हमारे ही बेहतरी के लिए। लेकिन आकाश जवाब दे जो बात शबनम पांडे ने कही है, उतनी ही सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूं। ठीक है, आकाश पांडे जी जवाब दें। आकाश मिश्रा जी माफ कीजिएगा, जवाब दें। आकाश मिश्रा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी सर। जी, शबनम पांडे जी ने जो कहा, क्या कहेंगे आप? हेलो। हाँ आकाश मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आप आवाज आ रही है। शबनम पांडे जी ने जो कहा उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बात को समझना होगा, जनता पहले से बहुत परेशान है इस सब। आप देखिए किस तरह पिछली बार जो स्ट्रेन था वो डिफरेंट था, इस बार का स्ट्रेन डिफरेंट है। अगर आप 17 मार्च से 28 मार्च तक का फिगर देखिए और उसके बाद का फिगर अब तक देखिए तो 5 टाइम्स इंक्रीज है। और अगर पुलिस वाले इस तरीके की बर्बरता करेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप हमको बताइए। बल्कि पुलिस वालों को मैं कहता हूं कि गाड़ू आपसे आना चाहिए, अगर मास्क नहीं पहने हैं तो उस आदमी को मास्क देना चाहिए और एक बार वार्निंग कम से कम देनी चाहिए। अगर किसी को किसी के बच्चे के सामने मारा जाए तो शायद ये बहुत गलत होगा। और पहले मैंने फिर कहा था, पहले नेताओं को उसकी मिसाल पेश करनी होगी, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो बीजेपी हो। भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, मोदी जी आज भाषण दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी कितनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें से कितने लोग मास्क पहने, मैं जानना चाहता हूं ये बात। आप देखिए, आप लखनऊ में आपकी पार्टी के भी नेता बड़ी महफिल में कई जगहों पर मास्क पहने नहीं नजर आते हैं, ये भी तस्वीरें हैं। हाँ जी आकाश मिश्रा जी, आपकी पार्टी के भी नेता भीड़ भाड़ की जगहों पर कई जगह मास्क पहने नहीं नजर आते हैं, ये भी तस्वीरें हैं। हाँ सर, आप दिखाइए ना, ये बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो तो दुनिया ने देखी है तस्वीरें। आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, आप शायद ना बुराई करना चाह रहे हो तो बात अलग है। इंसानी आंख एक तरफा नहीं देखता, इंसानी मन एक तरफा जरूर देखता है। आप अपनी पार्टी को नहीं देखते हैं, पर आप हद कर रहे हैं। जिन्होंने नारा दिया 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वो कहते हैं देखिए कितनी भीड़ आई है, दूर दूर तक देखिए, और जिसमें से लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं। जरूरी है आपकी पार्टी के लिए भी, इसलिए मैं मत करिए। इस अरे मैडम, टोकन मिल रहा है पेशी के लिए और योगी जी बंगाल चुनाव की चिंता कर रहे हैं, जरा ये भी तो बोलिए। चुनावी सब कुछ हो गया है, जनता ने 325 सीटें दी है योगी जी को। अब उत्तर प्रदेश की जनता प्रश्न कर रही है कि योगी जी कहाँ गायब हो गया। पुलिस वाले आपके यहाँ भद्रता कर रहे हैं लोगों के साथ में, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। पार्टी लगातार दूसरों पे आरोप लगाने की राजनीति करना जानती है केवल, लेकिन अपनी कार्रवाई अपने तरीकों को नहीं समझती है। कैसे पिछले लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को इन्होंने बाहर निकाला, उनके खाने का इंतजाम नहीं किया, उनको कहीं से भी आर्थिक मदद नहीं की, ना उनको परिवहन की चेहरा महाराष्ट्र और दिल्ली के सरकार ने जो दिखाया उसको भूली नहीं है, पूरे देश की जनता देख रही थी। ठीक है, आपकी बात है कि राकेश सिंह यादव जी भी। अब राकेश सिंह यादव जी, आपने कहा कि भाई इंदौर की पुलिस एक तरह के मिशन पे काम करती है, ये आपको क्यों ऐसा लगा? और सबसे बड़ी बात इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि सबसे पहली तस्वीर लॉकडाउन के बाद जो पिटाई की है एक आम आदमी की, वो इंदौर से ही सामने आई है। राकेश सिंह यादव जी क्या कहेंगे? हाँ जी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके जो प्रशासन पे पकड़ होना चाहिए, जो उनका प्रभाव होना चाहिए, वो नहीं है, ना के बराबर। आप ये देखिए पिछले 15 साल में जितने भी भ्रष्ट पुलिस वाले इंदौर से पिछले 1.5 साल की 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार रही थी उसमें बाहर ट्रांसफर हुए थे, वो पिछले 1 साल में वापस सब इंदौर आ गए हैं। और जब इंदौर आने के बाद आज ये परिस्थिति है कि वही अधिकारी जो सालों से भ्रष्टाचार की मिसाल रहे हैं वो आज इंदौर में कंट्रोल कर रहे हैं कोरोना और कश्मीर। आप उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह का डिलीवर वो कर रहे होंगे। एक थाने में जो लोगों ने जो अधिकारी था वो सालों सांसद संजय सिंह ने सारे कागज दिखाए किस तरीके से ऑक्सीमीटर के ट्रांसफर के बाद वो पीपीई किट्स में कोरोना का घोटाला हुआ। ये किसी मुख्यमंत्री या गृह मंत्री को कुछ भी नहीं समझते।
ये आप देखिए, इतने बर्बरता करने के बाद पुलिस अधिकारी उनको बर्खास्त करने के लिए 100 बार सोचना पड़ा, सिर्फ सस्पेंड करके उसको एसपी ऑफिस में अटैच करा है। सोचिए एक सिपाही कितना प्रभावशाली है इंदौर का, कि उसको एसपी बचाने के लिए बयान दे रहा है कि उसको पुराने मुकदमे थे इसलिए उसने उसको मारा। कौन सा कानून ये बोलता है कि आप अपराधी को इस तरीके से, चाहे वो अपराधी हो, उससे भी गंभीर अपराधी हो, आपको पकड़ के कोर्ट के सामने पेश करना था। सड़क पे आपने जो मिसाल पेश करी है वो तो इंदौर को शर्मनाक करने वाली है। इंदौर को शर्म से गड्ढे में गाड़ दिया है। और ये मुख्यमंत्री, ये बिना रीढ़ की हड्डी के मुख्यमंत्री है जो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कोरोना में असफल हुए, प्रशासन में असफल हुए, प्रदेश में मुकाबला कर सके खड़े होके। ये बिल्कुल सिर्फ उपास करने लायक मुख्यमंत्री है, प्रशासन चलाने लायक नहीं है। मैदान छोड़कर रणछोड़ दास जैसे भाग खड़े हुए हैं कोरोना के समय, और आज जनता सड़कों पे मर रही है। चुनाव प्रचार कर, चुनाव के लिए बनी है। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है राकेश सिंह जी, राकेश सिंह जी आपकी बात है कि जल्दी से शबनम पांडे जवाब दे, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी, जिस तरीके से सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, मैं इनसे कहूंगी कि महाराष्ट्र का हाल जाके देखिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, जहाँ घटना हुई है। महाराष्ट्र की मत कीजिए तो गुजरात चले जाइए, गुजरात का हाल देख लीजिए क्या है। गुजरात ऐसे कांड है कि अगर वो खोल के बैठ जाएंगे ना, आपको 2 दिन लगेंगे जवाब देने में। आप बातों से भटकाए मत। ठीक है, आपकी बात एक एक करके बोलेंगे तो देखिए बात समझ में आएगी। अवधेश के पास ही, अवधेश खासकर जिस तरह से इंदौर से ये तस्वीर निकल कर आई, सबसे पहले, इससे पहले भी हमने मध्य प्रदेश से कुछ तस्वीरें देखी थी जहां पर पुलिस वालों का बर्बर, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तमाम राज्यों से इस तरह की तस्वीर बिल्कुल आम हुई थी, उसमें पंजाब भी है और कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पुलिस का बर्बर चेहरा दिखा था। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश से तस्वीर आई है तो सवाल उठ रहा है और आज का मुद्दा भी हम इसी पे कर रहे हैं। अवधेश, क्या लगता है प्रशासन की इस तरह से कार्रवाई, सरकार का एक तरफ गाइडलाइन जारी करना लॉकडाउन को लेकर, तो क्या एक गैप है, एक बहुत बड़ा गैप प्रशासनिक अमले में और गवर्नमेंट के बीच में, कि ऊपर से कुछ कहा जाता है, नीचे कुछ संदेश पहुंचता है? ये तस्वीर आखिर कैसे निकल के आती है? इसके पीछे की बड़ी वजह अवधेश आपको क्या नजर आती है? क्यों अवधेश आपकी आवाज नहीं आ रही है? बता दूं कि मध्य प्रदेश में इन दिनों बड़े ही असमंजस की स्थिति है। प्रशासन द्वारा जो भी प्रोटोकॉल लागू किए जाते हैं, जो भी गाइडलाइन बनाई जाती है, वह त्वरित चेंज हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अभी जैसे मैं आपसे भोपाल की बात करूं तो भोपाल में पहले ये था कि संडे लॉकडाउन रहेगा, फिर अचानक से वह निर्णय बदला गया कि सैटरडे संडे लॉकडाउन रहेगा, फिर ऐसे तमाम, फिर उसके बाद ये था कि 10 बजे से लॉकडाउन रहेगा, फिर उसको कुछ समय पहले ही बदल के कर दिया 9 बजे से लॉकडाउन। हाँ अवधेश बोले, आपकी आवाज हम तक आ रही है। जी, ऐसे तमाम गाइडलाइंस हैं जो लोगों तक नहीं मैसेज कन्वे हो पाता है, जिसकी वजह से असमंजस की हो जाती हैं और तमाम जो शहरवासी हैं, तमाम जो प्रदेशवासी हैं, वो यही नहीं समझ पाते हैं कि हमें किन नियमों का पालन करना है, कितने बजे दुकान बंद करनी है, क्या चीजें खोलनी है, क्या चीजें नहीं खोलनी है। तो एक बड़ा ये गैप है प्रशासन और लोगों के बीच, और इसकी वजह से ही ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। और जैसा कि देवेंद्र राय साहब ने भी कहा कि वो भी उस कड़ी का एक हिस्सा रहे हैं, प्रशासन की कड़ी का हिस्सा रहे, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं पुलिस को हमें शिक्षित करने की जरूरत है कि, और सबसे पहले ये समझाने की जरूरत है कि इन परिस्थितियों में लोगों से कैसे निपटा जाए, उसके बाद ही स्थितियां जो है वो संभाली जा सकेंगी। जी आदेश। देवेंद्र राय जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से पुलिस को खासकर इस मुश्किल के वक्त में, इस कोरोना काल में, हम मानते हैं कि मित्र पुलिस की भी तस्वीर हमने दिखाई और तमाम पुलिसकर्मियों ने अच्छा काम भी किया, हमने वो भी दिखाया, और हमने वो भी दिखाया कि पुलिस वालों का जो बर्बर चेहरा था हमने वो भी दिखाया। आपको क्या लगता है किस तरह की खासकर एक आम आदमी और खासकर पुलिस के बीच में, जिसे कह सकते हैं जो कड़ी होती है, जिससे एक विश्वास कहा जाता है, वो पैदा हो, और खासकर जो डर का माहौल खासकर बनता है, जब भी लॉकडाउन लगता है लोग डरने लगते हैं कि कहीं पुलिस वाले हमको मारने ना लग जाए, कोई घर के बाहर बैठा उसको मारने लग गए, किसी का ठेला पलट दिया, ये जो खौफ पैदा हो जाता है लॉकडाउन के नाम से, और ये कैसे दूर हो? जी, अब इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस वाले भी मानव हैं, तो उनके अंदर भी टेंशन होना बहुत लाजमी है।
उनको भी बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है, ये बात सत्य है, परंतु उनको ट्रेनिंग देने का ये तो शुरू से ही मतलब होना सर चाहिए। लंबे समय तक काम करना है, इसका मतलब खुन्नस निकालते हैं क्या सर? हाँ, देखिए आपने कई वीडियो देखे होंगे कि पुलिस वाला खाना खाने आया तो लड़की दूर बैठे देख रही है और वो बेचारा खाना खा के बड़ी आस भरी निगाहों से अपने बच्चों को देखता हुआ चला गया। इंदौर और उज्जैन में कई टीआई, मालूम होगा आपको, वो कोरोना से मर गए। नहीं सर, ये तर्क मुझे समझ में नहीं है कि लंबे वक्त काम करते हैं तो आप क्या किसी पे लाठी बरसाने लग जाएंगे सर? ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा टेंशन में आ जाते हैं, और पब्लिक का भी ये बात देखना पड़ेगा कि पब्लिक भी उतनी अनुशासन में नहीं रहती, इतना तो आपको मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान में खास करके उत्तर भारत में अनुशासन की भारी कमी। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस वाले लाठी से मारे, उनको यदि रिक्शे वाले से कोई तकलीफ थी, उसने मास्क नहीं पहना था, उसे उठा के प्रावधान करे, उसको उठा के आप जेल में भेज दीजिए, 3 दिन जेल में रहेगा, उसको अकल ठिकाने आ जाएगी, उससे उसकी रोजी रोटी भी जाएगी, उसका रिकॉर्ड भी खराब होगा। तो मारना तो जायज नहीं है, परंतु और दूसरा मध्य प्रदेश का जो मैं बता रहा था, आज जो ये स्थिति है कि सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है और जो प्राइवेट अस्पताल है लूट रहे हैं। हमारे पहचान के कई लोग भर्ती हुए, 3-3, 4-4 लाख का बिल आया। तो ये सरकार को इस कोरोना को उसी तरीके से डील करना चाहिए जैसे पिछले साल किया गया था। जनता को यदि प्राइवेट अस्पतालों, एक रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन होता है, नाम सुना होगा आपने। आज की स्थिति है कि भोपाल में इंजेक्शन है नहीं और वो ब्लैक में बिक रहा है। 2,500 का इंजेक्शन 13-14 हजार में वो भी नहीं मिल रहा है, और वो जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब हमारे कोरोना के लड़ने की प्लानिंग में कुछ खराबी थी। हम आश्वस्त होकर बैठ गए थे, पब्लिक भी आश्वस्त हो गई थी। इसके साथ जो पुलिस वालों की ट्रेनिंग है, ये देखिए, जब ये साफ तौर पे देवेंद्र राज जी पुलिस वालों को ट्रेनिंग देने की बात कह रहे हैं कि ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि के पुलिस वाले, पुलिसकर्मी खासकर दानव ना बन जाए। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। शबनम पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, आकाश मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश चंद्रवंशी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, देवेंद्र राय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश सिंह यादव आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर थी उस कोरोना काल की जब हमने देखा कि पुलिस वालों का बर्बर चेहरा, और फिर से जब लॉकडाउन लग रहा है तो एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर आपको सख्ती करनी है तो पेनल्टी लगाई जा सकती है, लेकिन इस तरह से बर्बर तरीके से लाठी मारना आखिरकार ये कहाँ का इंसाफ है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।